फिल्म की कहानी जिया बिंग नामक एक कंजूस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अचानक पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 10 दिन बचे हैं। वह अपने पुराने दोस्तों को बुलाता है और तय करता है कि वह अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके जीवन का आनंद उठाएगा। दुनिया में आपने कंजूस लोगों की कई किस्में देखी होंगी, लेकिन इस कहानी जैसा कंजूस शायद ही कभी देखा हो। हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार जिया इतना कंजूस है कि चींटी के पेट से चीनी निकाल कर खा ले। कंजूसी कितने तरह से की जाती है, ये जिया को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद वही कंजूस इंसान दानवीर बन जाता है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक अनोखे दानवीर कंजूस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह उठकर दिनचर्या करते हुए जिया को अपनी माँ की याद आ जाती है। जिया की माँ भी बहुत कंजूस थीं और हमेशा चाहती थीं कि उनका बेटा एक आला दर्जे का कंजूस बने। उनका मानना था कि इस तरह अमीर बना जा सकता है। इसी सोच के साथ वो रोज जिया को अलग अलग तरीकों से कंजूसी करना सिखाती थीं। जैसे कि वह कहती, टॉयलेट पेपर को 10 हिस्सों में बांटकर 10 दिन तक चलाया जा सकता है, क्योंकि इतने छोटे हिस्से को साफ करने के लिए बड़े कागज की क्या जरूरत। वह यह भी सिखाती थीं कि अगर थोड़ा सा साबुन लेकर 5 मिनट तक हाथ घिसा जाए तो झाग अपने आप निकल आएगा। उनका साफ मानना था कि ज्यादा इस्तेमाल यानी चीजों की बर्बादी। पानी के नल को इस तरह खोलकर रखना चाहिए कि सिर्फ बूंद बूंद पानी गिरे, जो मीटर में भी दर्ज न हो, और उसके नीचे बर्तन रखकर मुफ्त में पानी इकट्ठा किया जा सकता है। उनकी सोच थी कि अगर दिमाग से इस्तेमाल किया जाए तो टूथपेस्ट कभी खत्म नहीं होता। एक ही टूथपेस्ट को कई सालों तक चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि पूर्वजों की पूजा करने के लिए भी वह अगरबत्ती को बीच से तोड़कर जलाती थीं, ताकि खर्चा कम हो और एक डब्बा ज्यादा दिनों तक चले। जिया को बचपन से ही बचत करने की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली थी, और ये ट्रेनिंग उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने दी थी। माँ चाहती थी कि जिया एक दिन करोड़पति बने। यही वजह थी कि जिया ने शादी तक नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि एक और पेट पालना पड़ेगा और उससे उसका खर्चा बढ़ जाएगा। हर महीने पगार मिलते ही जिया सबसे पहले बैठ जाता अपने खर्चों का हिसाब किताब करने। वो हर छोटी बड़ी चीज का जोड़ घटाव इस तरह करता था कि एक दिन उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों हों। उसके मुताबिक अमीर होना मतलब खर्च करना नहीं होता, बल्कि बचाना होता है। यही वजह थी कि ऑफिस आने जाने के लिए भी उसने कबाड़ से एक पुरानी जंग खाई साइकिल खरीद ली थी। उसका पड़ोसी अक्सर तंज कसता, अगर तू अपनी साइकिल किसी को पैसे देकर भी देना चाहे तो भी कोई ना ले। लेकिन जिया को लगता कि ये सब लोग उससे जलते हैं, क्योंकि लोग एक कंजूस करोड़पति को नहीं देख सकते। इसलिए अब उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सुबह जिया शहर के सबसे सस्ते ढाबे पर जाता। वहां वो सबसे कम दाम वाला खाना मंगवाता और फिर भी उसका आधा हिस्सा बचा लेता, ताकि शाम को फिर से उसी में गुजारा कर सके। पानी तक के लिए वो दुकानों से एक्सपायर्ड दूध के खाली पैकेट उठा लाता और वही पी जाता, क्योंकि वो फ्री होते थे। राशन की खरीदारी, उसके लिए वो सेल का इंतजार करता, और बिल भरने के लिए नकद नहीं बल्कि महीनों से इकट्ठा किए गए कूपन इस्तेमाल करता। कूपन के बिना कोई चीज खरीदना उसे पाप जैसा लगता था। एक दिन जिया ऑफिस जा रहा था। जैसे ही उसने लिफ्ट में कदम रखा, एक छोटा बच्चा खिलौने की गन से उसकी तरफ निशाना लगाता है। मजाक में जिया उसी वक्त मरने का नाटक करता है। बच्चा और उसकी माँ पहले हंसते हैं, लेकिन जब काफी देर तक जिया नहीं उठता तो महिला घबरा जाती है और तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल कर देती है। जिया को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां जब उसका एमआरआई कराया जाता है तो रिपोर्ट में पता चलता है उसके दिमाग में एक ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर उसे अपने केबिन में बुलाकर सच्चाई बताता है। जिया के होश उड़ जाते हैं, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा उसके साथ हो सकता है। वो डॉक्टर से कहता है कि एक बार फिर टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि फिल्मों में उसने देखा था कि जब हीरो का पहला टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दोबारा टेस्ट में सब गलत निकलता है। डॉक्टर हंसते हुए कहता है, तुम्हें किस एंगल से लगता है कि तुम हीरो जैसे दिखते हो? लेकिन जब जिया जिद करता है तो डॉक्टर खींचकर रिपोर्ट थमाता है और उसे बाहर जाने को कह देता है। उलझा हुआ, घबराया हुआ जिया अब दूसरे अस्पताल पहुंचता है। वहां भी वो एमआरआई करवाना चाहता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि दोबारा टेस्ट कराने में 150 रुपए ज्यादा लगेंगे, वो सोच में पड़ जाता है। पहले अस्पताल में एक बार फिर लौटते हुए जिया ने आखिरकार फिर से अपना चेकअप करवाने का फैसला किया। लेकिन इस बार डॉक्टर ने जो कहा, उसने उसकी उम्मीदों की आखिरी किरण भी बुझा दी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारा ट्यूमर हर दिन और खराब होता जा रहा है, चाहे तुम 100 बार भी टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट वही आएगी। डॉक्टर ने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं, बस 10 दिन की जिंदगी बची है। ये सुनकर जिया टूट चुका था। वो सीधा उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहां उसकी माँ की कब्र थी। जी हाँ, अपनी कंजूसी की आदत के चलते जिया ने अपनी माँ को एक सुनसान वीरान जंगल में दफनाया था, ताकि कोई खर्चा न करना पड़े।
अपनी माँ की कब्र को देखता हुआ बोला, माँ, अब कुछ ही दिनों में मैं भी तेरे पास आ जाऊंगा। घर लौटते ही जिया ने अपने पैसों का हिसाब किताब खोल लिया। उसने अब तक पूरे 8 लाख रुपए जमा कर लिए थे। उसका प्लान था बस 2 लाख और जोड़ ले तो एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेगा। मगर अब उसे अफसोस होने लगा, क्या फायदा इतने पैसे बचाने का जब उसे अब जिंदा ही नहीं रहना है। मन भारी था, दिल बोझिल। वो फिर से उसी होटल पहुंचा जहां वो अक्सर सबसे सस्ता खाना खाया करता था। होटल मालिक मिस्टर ली उसे हमेशा की तरह वही सस्ती थाली परोसते हुए बोले, अब ज्यादा दिन नहीं आ पाओगे यहाँ खाने। जिया चौंक गया। आपको मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता? उसने घबराते हुए पूछा। मिस्टर ली मुस्कुराए, भाई, मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जल्द ही यह होटल बेचने वाला हूँ। जिया को थोड़ी राहत मिली। उसने मौका देखकर मिस्टर ली से सवाल किया, अगर आप मेरी जगह होते और आपको पता चलता कि आपके पास सिर्फ 10 दिन की जिंदगी बची है तो आप क्या करते? मिस्टर ली ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं अपनी हर चीज बेच देता, जितने पैसे मिलते सब इकट्ठा करता और फिर अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के आखिरी दिन खुलकर जीता। इस एक जवाब ने जैसे जिया के भीतर कुछ जगा दिया। उसने तुरंत अपनी पुरानी साइकिल उठाई और उस जगह की ओर निकल पड़ा जहां सालों पहले उसने अपने दोस्तों के साथ एक वादा किया था। वो जगह जहां चारों ने मिलकर कसम खाई थी कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे। उन्हीं दिनों सबसे बड़ा होने की वजह से जिया ने कहा था, मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा और हम सबके सपने पूरे करूंगा। अब जिया के पास सिर्फ 10 दिन बचे थे, लेकिन शायद उन सपनों को पूरा करने का समय अब आया था। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। जिया के दोस्त अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना बड़ा कंजूस है। इसलिए जब उसने उन्हें दोबारा मिलने का वादा किया तो सबने हंसते हुए कहा, तू तो हमारे लिए एक पानी की बोतल भी खरीदने वाला नहीं। इस पर जिया ने गंभीरता से कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो इसे एक कागज पर लिख लेते हैं और किसी पत्थर के नीचे दबा देते हैं। सभी दोस्त मान गए। उन्होंने अपनी अपनी ख्वाहिशें, सपने और वादे एक कागज पर लिखे, उन्हें एक डब्बे में बंद किया और पास की पहाड़ियों में एक बड़े पत्थर के नीचे गाड़ दिया। लेकिन वक्त ने करवट ली। जिया के माता पिता और उसके दोस्तों के माँ बाप के बीच किसी बात को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि उन चारों दोस्तों के बीच की दोस्ती भी टूट गई और फिर जिया की कभी अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं हो सकी। अब जब जिया को अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिन गिनने को मिले थे, उसने एक ठान लिया था कि वो अपने बचे हुए दिन अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताएगा, उन अधूरे वादों को निभाएगा। सबसे पहले उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, फिर अपने छोटे से फ्लैट को सिर्फ 1 लाख रुपए में बेच दिया। उसके पास पहले से ही 8 लाख जमा थे और उसका सपना था सिर्फ 9 लाख का। अब उसके पास वो भी था, लेकिन जिंदगी के दिन गिने चुने थे। अब जिया निकला अपने पहले दोस्त बायू से मिलने, जो अब बेरोजगार था, बल्कि यूं कहिए कि वो अब अपनी पत्नी का घरेलू सहायक बन गया था। बर्तन, झाड़ू, कपड़े सब उसी के जिम्मे थे। यह देखकर जिया को बचपन की वो बात याद आ गई जब बायू बड़े गर्व से कहता था, लड़कियों के पीछे क्यों वक्त बर्बाद करता है, आदमी की खुददारी होनी चाहिए, यूं घूरना अच्छी बात नहीं। जिया ने यह बात बायू को मजाक में याद दिलाई और बायू शर्म से पानी पानी हो गया। अब दोनों दोस्त साथ निकल पड़े अपने तीसरे साथी बाली की तलाश में। बाली, जो बचपन से ही मार्शल आर्ट का दीवाना था, हर वक्त ब्रूस ली की नकल करता और कहता, मैं एक दिन बड़ा फाइटर बनूंगा। अब देखना यह था कि बाली कहां और किस हाल में था। डोंग आजकल एक बॉक्सिंग क्लब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, लेकिन बॉक्सिंग मैच देखने की लत उसे भारी पड़ती है। काम छोड़कर मैच देखने के चलते उसका मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देता है। तभी जिया और बायू वहां पहुंचते हैं और उससे उसके पुराने दोस्त डाली के बारे में पूछते हैं। डोंग बताता है कि डाली अब एक ट्रेन ड्राइवर है, लेकिन जब वे सब जाकर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि डाली असल में एक शॉपिंग मॉल की टॉय ट्रेन चलाता है। जो इंसान कभी रेसिंग ट्रैकों पर दौड़ने का सपना देखता था, आज प्लास्टिक की पटरियों पर खिलौनों को खींच रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा दुख यह है कि उसका अपना बेटा उसके साथ सार्वजनिक रूप से बात करने से कतराता है। उसे अपने पिता पर शर्म आती है। इन सबको लेकर जिया एक रेस्टोरेंट में सब दोस्तों को बुलाता है। वो वहाँ का सबसे महंगा खाना ऑर्डर करता है। पहली बार जिंदगी में बिना पैसों की चिंता किए सब हैरान रह जाते हैं। और फिर वहीं पर जिया अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अपने दोस्तों के सामने रख देता है कि उसके पास अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। बायू बेचैन होकर कहता है, तेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तू इलाज क्यों नहीं करवाता? लेकिन जिया हल्के से मुस्कुराकर जवाब देता है, डॉक्टर साफ कह चुका है अब कोई इलाज नहीं बचा, बचाने की कोशिश करना बेकार है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये आखिरी दिन तुम सबके साथ बिताऊं। वो फिर उन सब से एक गुजारिश करता है, अगर तुम सच में मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो चलो उस जगह जहाँ हमने बचपन में साथ रहने का वादा किया था। रात होती है, सब अपने अपने घरों को लौटते हैं। बायू अब भी अपने ससुराल वालों की जी हजूरी करता है, खाना बनाता है
काम करता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसका परिवार उसे एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। डोंग अपने बेटे लियांग से जुड़ने की कोशिश करता है। लियांग एक रैपर का दीवाना है, हर वक्त उसी के गानों में डूबा रहता है। जब डोंग उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चला जाता है। बाप बेटे के बीच की खामोशी चीखने लगती है। दूसरी ओर डाली अपने छोटे से कमरे में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसके रूममेट्स उसे ताना मारते हैं, ये सब छोड़ो, तुम अच्छे सिक्योरिटी गार्ड बनो, ये फाइटिंग शाइटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं। और फिर अगली सुबह जिया उस पुरानी पहाड़ी पर खड़ा है जहां कभी उन्होंने वादा किया था कि दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वो जानता है उसके दोस्त शायद ना आए। बचपन के उस पारिवारिक झगड़े की दरारें अभी भी गहरी हैं, पर तभी एक एक करके तीनों दोस्त वहां पहुंचते हैं। इसके बाद जिया अपने दोस्तों को लेकर एक बैंक जाता है। वहां पहुंचते ही वह अपने सारे जमा पैसे कैश में निकलवा लेता है। नोटों से भरा बैग हाथ में लेकर चारों दोस्त शहर के सबसे महंगे होटल पहुंचते हैं और वहां का सबसे लग्जरी कमरा बुक कर लेते हैं। उसके बाद एक महंगी कार किराए पर लेकर पूरा शहर घूमने निकल पड़ते हैं, जैसे आज की जिंदगी ही आखिरी हो। पैसे अब पानी की तरह बह रहे थे, कभी महंगे डिनर तो कभी आलीशान ड्रिंक्स। पर जितनी तेजी से पैसे जा रहे थे, जिया का दिल उतना ही भारी होता जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन भी आएगा जब वो अपनी मेहनत की कमाई इस तरह दोनों हाथों से उड़ा देगा। वो अपने भीतर सोचता है, मैं ये सब पैसे बचा बचा कर क्या कर रहा था। अब जब जिंदगी के गिनती के दिन ही बचे हैं तो इन पैसों का भी क्या मतलब, इन्हें तो मैं अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकता। और फिर एक दिन तीनों दोस्त मिलकर जिया को एक स्टोर पर लेकर आते हैं, एक खास मकसद के साथ। आज वो उसे विदाई देने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले वो रिसेप्शन पर जाकर जिया के लिए एक कब्र की जगह बुक करने की बात करते हैं और तभी वहां जियो की मुलाकात होती है वांग से, उसकी बचपन की क्रश। जिया वांग को देखकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछ बैठता है, क्या तुमने शादी कर ली? वांग मुस्कुराकर जवाब देती है कि हाँ, उसने अपने स्कूल के ही लिंग नाम के लड़के से शादी की थी। ये सुनते ही जिया को एक पुराना वाकया याद आ जाता है। एक बार स्कूल के दिनों में वांग के गले में कुछ फंस गया था और लिंग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया ने दूर से यह नजारा देखा और गलतफहमी में आ गया। उसे लगा लिंग वांग के साथ कुछ गलत कर रहा है और बिना कुछ सोचे समझे वो दौड़कर आया और लिंग को जोर की एक लात मार दी। बाद में उसे एहसास हुआ कि लिंग तो वांग की जान बचा रहा था। अब कहानी दोबारा वर्तमान में लौटती है। जिया जब वांग से लिंग के बारे में पूछता है तो उसे यह दुखद सच्चाई मालूम पड़ती है कि लिंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिया के मन में अजीब सी खुशी और गलत सी उम्मीद जागती है। शायद अब वांग अकेली है, मगर यह ख्याल ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसे तुरंत याद आ जाता है कि वो खुद भी अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इतना ही नहीं, वह अंतिम संस्कार की दुकान से अपनी विदाई की सारी चीजें खुद ही खरीदने लगता है। फूल, कफन, लकड़ी, जैसे अपने जाने की पूरी तैयारी कर रहा हो। अब उसके पास खर्च करने के लिए पैसे भी कम बचे थे और जगहें भी। फिर उसे ख्याल आता है, मरने से पहले थोड़ा स्टाइल ही सही। वो खुद की रूप चर्चा में लग जाता है। महंगे कपड़े, अजीब सा हेयर स्टाइल, ताकि वांग का ध्यान उसकी ओर जाए। उसकी इन अजीब हरकतों को देखकर वांग आखिरकार पूछ ही बैठती है, जिया, सब ठीक तो है? तब जिया पहली बार दिल खोलकर उसे अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताता है। कहता है कि उसके पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और वो चाहता है कि इन आखिरी लम्हों में वांग उसके साथ थोड़ी सी जिंदगी जी ले। वांग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका प्रस्ताव मान लेती है। अगली शाम वांग उसके साथ होटल आती है और जैसे ही दोस्त उन्हें कमरे में पहुंचते देख लेते हैं, वो तीनों समझदारी से खुद बाहर चले जाते हैं ताकि जिया और वांग अपने आखिरी दिनों में कुछ खूबसूरत पल साथ बिता सकें। होटल से बाहर निकलते ही जिया और वांग को सामने खड़ी लग्जरी गाड़ी दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद जिया अब एक अमीर और बड़ा आदमी बन चुका है, मगर जिया मुस्कुराकर सच्चाई बता देता है, ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए किराए पर ली है, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती। इतना कहकर वह चाबी खुद वांग को थमा देता है। इसके बाद दोनों एक लग्जरी मॉल की ओर निकलते हैं। जिया वहां वांग के लिए महंगे और खूबसूरत कपड़े खरीदता है। दोनों के बीच जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो उठती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों दोस्त थोड़ी दूरी पर खड़े होकर इस पूरे पल को चुपचाप देख रहे होते हैं। फिर वांग और जिया अपने पुराने स्कूल पहुंचते हैं। वहां खड़े होकर वो बचपन की यादें ताजा करते हैं, लेकिन तभी एक अजनबी शख्स वांग के पास आता है। वह बताता है कि वांग का पति लिंग मरने से पहले उससे पैसे ले गया था जो अब तक लौटाए नहीं गए, और अब वो पैसा वांग से वसूलने आया है। हालात बिगड़ते देख जिया बीच में आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, पैसे तुम्हें लिंग से लेने थे, तो अब जब तुम मरोगे ऊपर जाकर उसी से हिसाब मांग लेना। बात बढ़ने लगती है और तभी उस आदमी के कुछ गुंडे आकर उन्हें घेर लेते हैं।
जिया थोड़ी मस्ती भरी बात करते हुए कहता है, अरे भाई, पहले बता देते कि गुंडे भी लाए हो तो मैं भी अलग तरीके से तैयार होता। वो आदमी पूछता है, और तुम करते क्या? जिया मुस्कुराकर कहता है, रुको अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर वह वांग का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। गुंडे उनका पीछा करते हैं और इस नज़ारे को जिया के दोस्त भी देख लेते हैं। भागते भागते वांग थक जाती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वहीं नीचे गुंडे आ पहुंचते हैं। उनमें से एक ऊंची आवाज में कहता है, चलो देखता हूँ कब तक पेड़ पर बैठी रहेगी। जिया वांग को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो जाता है। वह उड़ती लात मारने की कोशिश करता है मगर सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीटने लगते हैं। ये देखकर उसके तीनों दोस्त भी बिना कुछ सोचे समझे लड़ाई में कूद पड़ते हैं, दोस्ती का फर्ज अदा करने। हालांकि नतीजा ये होता है कि चारों दोस्त गुंडों से जमकर पिटते हैं। पेड़ पर बैठी वांग ये सब देख रही होती है। आखिरकार वह पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और गुंडों को गिरफ्तार कर ले जाती है। रात का समय था। चारों दोस्त एक जगह बैठे थे। हल्की मुस्कानें, गहरी बातें और पुरानी यादें, लेकिन जिया का मन भीतर से भारी हो चुका था। वो मुस्कुरा जरूर रहा था मगर दिल के अंदर एक टीस उठ रही थी, क्योंकि ये पल जितना खूबसूरत था उतना ही छोटा भी। उसके पास अब वक्त की बहुत बड़ी कमी थी। अगले दिन वे सब फिर उसी जगह मिले। जिया ने अपने दोस्तों की आंखों में देखा और एक ठहरी हुई आवाज में बोला, जब मैं चला जाऊं तो मेरे बचे हुए पैसे तुम तीनों आपस में बांट लेना। लेकिन उससे पहले बताओ, क्या कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जो तुम इन पैसों से पूरी करना चाहते हो? क्योंकि एक वक्त मैंने तुमसे वादा किया था, बड़ा होकर मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। डाली ने बिना देर किए कहा, मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहता हूँ। फिर डॉग बोला, मेरे बेटे को एक रैपर का गाना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेज पर एक रैप गाऊं, सिर्फ उसके लिए। लेकिन बायू वो चुप था, कुछ कह ही नहीं पाया। शायद सालों से अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते उसने खुद की इच्छाओं को खो दिया था। कुछ देर बाद जिया ने उन्हें अपने पुराने फ्लैट चलने को कहा। उसने हंसते हुए कहा, ब्रोकर तो इस फ्लैट को सस्ते में पाकर खुश होंगे, लेकिन अगर मैं इसी फ्लैट में मर गया तो फिर इसे कोई नहीं खरीदेगा, और अगर किसी ने खरीद भी लिया तो मैं भूत बनकर उसे तंग करूंगा। उधर कहानी एक बार फिर अस्पताल की तरफ मुड़ती है। वहां डॉक्टर हर मरीज का एमआरआई टेस्ट कर रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि हर किसी को ब्रेन ट्यूमर ही निकल रहा था। कुछ अजीब लगने पर डॉक्टर ने खुद का भी एमआरआई टेस्ट किया और उसके रिपोर्ट में भी वही निकला, ब्रेन ट्यूमर। जैसे जैसे तहकीकात हुई सच सामने आया। डॉक्टर ने जब ये जाना तो तुरंत जिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो ही नहीं पाया। फोन नंबर बंद था या शायद फेंक दिया गया था। आखिर किसे जरूरत होती है फोन की जब उसे लग रहा हो कि सिर्फ 10 दिन की जिंदगी बाकी है। रात होते होते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर जो सच्चाई सामने आती है वो किसी तूफान से कम नहीं थी। डॉक्टर बताते हैं कि दरअसल एमआरआई मशीन खराब थी, जिसकी वजह से सभी रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर दिख रहा था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनते ही जिया को मानो बिजली का झटका लगता है। उसका चेहरा सून पड़ जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर माफी मांगते हैं, लेकिन जिया खुद को संभाल नहीं पाता। वो बेकाबू होकर चीखने लगता है, पागलों की तरह चिल्लाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को मारने की भी कोशिश करता है। उसके दोस्त उसे पकड़ते हैं, समझाते हैं, अब तुम ठीक हो जिया, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर नहीं है, ये तो खुशी की बात है। थोड़ी देर में जिया थोड़ा शांत होता है और फिर एकदम से पुराने मस्त मौला अंदाज में लौट आता है। वो कहता है, अब जल्दी से ये महंगी गाड़ी वापस करनी पड़ेगी, पता नहीं कितना किराया चढ़ गया होगा। जिया के पैसों का बैग अभी भी उनके पास था। वो तीनों दोस्त मस्ती में आ जाते हैं और उस बैग को आपस में उछालने लगते हैं। हंसी मजाक के बीच डाली जोश में बैग को कुछ ज्यादा ही जोर से उछाल देता है और बैग जाकर सीधे ब्रिज के नीचे नदी में गिर जाता है। जिया की सांसें अटक जाती हैं। वो बैग उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। वो एक पल भी नहीं सोचता और पानी में कूद पड़ता है। उसके दोस्त किनारे से उसे आवाज लगाते हैं, मगर जिया बिना बैग के बाहर आने को तैयार नहीं। आखिरकार डॉग और डाली उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर निकालते हैं। पागल हो गया है क्या? जान रही तो पैसे फिर कमा लेगा, वो कहते हैं। लेकिन जिया अब गुस्से में है। उसका धैर्य टूट चुका है। वो उन तीनों पर बरस पड़ता है। मैंने अपनी सारी कमाई तुम 3 लफंगों पर उड़ा दी और अब जो थोड़े बचे थे वो भी तुमने डूबा दिए। वो कुछ भी सोच समझे बिना जो मुंह में आता है बोलता चला जाता है, बिना ये देखे कि उसके शब्द कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। इतने में नदी के उस पार बायू खड़ा था। उसके हाथ में वही बैग था। उसने पानी में जाकर उसे ढूंढ निकाला था, लेकिन जिया का ऐसा व्यवहार देखकर उसने वो बैग वापस नहीं दिया, बल्कि गुस्से में आकर जिया के पास आया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया।
बिना कुछ कहे तीनों दोस्त जियो को वहीं अकेला छोड़कर चले गए। जिया फिर अकेला रह गया, एक बार फिर अपनी जिंदगी में तन्हा। अब वो उन चीजों को लौटाने की कोशिश करता है जो इन 10 दिनों में खरीदी थी, लेकिन कोई भी चीज वापस नहीं ली जाती। थक हार कर वो वांग के पास पहुंचता है और शर्मसार होकर पूछता है, क्या वो कब्र और उससे जुड़ी चीजें वापस की जा सकती हैं? वांग दुखी मन से जवाब देती है, नहीं, क्योंकि दुकान मेरी नहीं, मैं तो बस स्टाफ हूँ। लेकिन वो इंसानियत दिखाते हुए मॉल से खरीदे गए महंगे ड्रेसेस वापस कर देती है। शायद इससे जिया को कुछ मदद मिल सके, मगर जिया अब खुद को इतना शर्मिंदा महसूस करता है कि वो कपड़े भी नहीं ले पाता। चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है, अकेला और खाली हाथ। शाम को जब जिया अपने पुराने घर लौटता है तो उसे एक और झटका लगता है। उस घर को खरीदने वाले लोग अब उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि सच यही था, वो घर अब जिया का नहीं रहा। जिया पहले ही उसे बेच चुका था। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। वो सड़क पर आ गया, बिल्कुल अकेला, बेघर। थोड़ी देर भटकने के बाद जिया मिस्टर ली के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहीं किसी कोने में चुपचाप बैठकर शराब पीता रहा देर तक, फिर बाहर निकल आया और सड़कों पर यूं ही भटकता रहा। अब वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार थक हार कर वो वहीं पहुंचता है जहां उसने खुद के लिए एक कब्र खरीदी थी। अब उसने फैसला किया कि आज की रात वो वहीं बिताएगा। लेकिन तभी अंधेरे में हाथों से टटोलते हुए उसे एक छोटा डब्बा महसूस होता है। डब्बा खोलने पर उसमें 3 पर्चे मिलते हैं। वो पर्चे उसके दोस्तों ने कब्र खरीदने के दिन वहां रख दिए थे। हर पर्चे में उसके दोस्तों की भावनाएं थीं, उसके लिए प्यार था और उसके जाने के दुख की बातें थीं। जैसे जैसे जिया उन पर्चों को पढ़ता गया, उसकी आंखें भरती गईं। उसी रात उसने एक फैसला किया, अब वो अपने दोस्तों के सपनों को पूरा करेगा और यही होगा उसके माफी मांगने का तरीका। एक रैपर अपने बेटे के लिए एक खास कब्र खरीदने आया था, लेकिन जो कब्र वो चाहता था वो पहले ही बिक चुकी थी, और वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि जिया की थी। जिया उस रैपर से कहता है, तुम चाहो तो यह कब्र मुझसे खरीद सकते हो, मैंने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मैं तो बस रात में यहाँ आकर बैठता हूँ, इसकी रखवाली करता हूँ। वो बदले में उस रैपर से कुछ कॉन्सर्ट टिकटें मांगता है ताकि अपने दोस्त डॉग के बेटे की इच्छा पूरी कर सके। इसके बाद जिया डाली के रेसलिंग मैनेजर के पास पहुंचता है। अब उसका मकसद था डाली को एक प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में उतारना, लेकिन मैनेजर पहले से ही अपने अकाउंट और कागजों के झंझट में फंसा हुआ था। वो चिढ़कर जिया से कहता है, यहाँ से जाओ, और फिर एक जरूरी कॉल आने पर कमरे से बाहर चला जाता है। उधर जिया चुपचाप वहां बैठा रहता है। वो उस बिखरे हुए हिसाब किताब को खुद सुलझाने लगता है। घंटों मेहनत करके वो सब कुछ साफ साफ मिला देता है, एक भी गलती नहीं। जब मैनेजर लौटता है और सब कुछ व्यवस्थित देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो जिया की तारीफ करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, डाली अब चैंपियनशिप में खेलेगा। उधर डाली जब अपने नाम का रेसलिंग इनविटेशन देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने सपने को करीब आता देख रहा था और यही तो वो हमेशा से चाहता था। जब रेसलिंग का दिन आता है तो उसके तीनों दोस्त डोंग, बायू और जिया वहां होते हैं, मगर जिया थोड़ा पीछे खड़ा होता है, खुद को शर्मिंदगी में छुपाए हुए। वो अपने दोस्तों को दूर से मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उनके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बाद जिया डॉग के बेटे से मिलने जाता है। वो उसे उस फेमस रैपर के कॉन्सर्ट की टिकटें देता है, उसी के लिए जिसने जिया से उसकी कब्र खरीदी थी। साथ में एक चिट्ठी भी देता है जिसमें उसने डोंग से दिल से माफी मांगी होती है। जिया अब खुद को हल्का महसूस करता है, लेकिन अब भी एक काम बाकी है, बायू के लिए। उसे पता चलता है कि बायू खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के पैसे का सहारा नहीं लेना चाहता। जिया जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करता है और चुपचाप वो पैसे बायू को दे देता है। बस एक सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। उसके लिए अब सबसे बड़ी राहत यही थी कि वो अपने किए का प्रायश्चित कर रहा था। अब जिया मिस्टर ली के रेस्टोरेंट में काम करने लगा है। वहीं काम करता है और रात को उसी जगह एक कोने में सो जाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुकून लौटने लगता है, लेकिन असली खुशी उसे तब मिलती है जब उसके तीनों दोस्त एक दिन अचानक उसके पास लौट आते हैं। तीनों दोस्त उसे गले लगाते हैं, सारी शिकायतें भूल जाते हैं। अब ये चारों एक साथ फिर से हैं। सबसे पहले वे उस रैपर के पास जाते हैं और डॉग के लिए एक स्टेज परफॉर्मेंस की इजाजत मांगते हैं। डॉग ने अपने बेटे के लिए खुद एक रैप सॉन्ग लिखा था, दिल से, प्यार से, मगर वो रैपर शुरुआत में किसी भी कीमत पर राजी नहीं होता। पर जब इन दोस्तों की जिद और सच्ची भावना उसके सामने आती है तो आखिरकार वह मान जाता है। इसके बाद चारों दोस्त एक रिपोर्टर को पैसे देकर बायू की पत्नी के पास भेजते हैं। रिपोर्टर उसका एक इंटरव्यू करता है और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि बायू उससे कितना प्यार करता है। बायू की पत्नी के दिल का पत्थर भी पिघलने लगता है। उधर आज डाली के लिए बड़ा दिन था। उसका रेसलिंग मैच था, वो भी एक प्रोफेशनल रेसलर के खिलाफ। सच कहा जाए तो डाली को रेसलिंग का आर तक नहीं आता था।
मगर फिर भी वो डरता नहीं है। वो रिंग में उतरता है, कई बार सहता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी आखिरी राउंड तक डटा रहता है। और जब आखिर में वो हार जाता है तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि उसके लिए जीत या हार मायने नहीं रखती थी, उसका सपना पूरा हो चुका था। इधर दूसरी तरफ एक फंक्शन चल रहा होता है जहां बायू की पत्नी स्टेज पर स्पीच दे रही होती है। वो सबके सामने बायू की तारीफ करती है, बताती है कि वह उसे कितना प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर जिया एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता मरे हुए लोगों की याद में भिजवाने का इंतजाम करता है। अब बारी आती है उस कॉन्सर्ट की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा डॉग और उसके बेटे लियान को था। डॉग जैसे तैसे स्टेज पर चढ़ तो जाता है, लेकिन उसके भीतर डर समाया होता है। पर जैसे ही वो अपने बेटे लियान को देखता है, उसके अंदर कुछ टूटता है और साहस उमड़ आता है। वो माइक उठाता है और फिर शुरू होता है उसका रैप सॉन्ग, सीधा दिल से निकला हुआ। उसका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त होता है कि हॉल तालियों की गूंज से भर उठता है। लियान दौड़कर अपने पिता को गले लगाता है और दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। इस तरह एक एक करके जिया ने वो सब किया जो उसने बचपन में अपने दोस्तों से वादा किया था। हर एक सपना, हर एक इच्छा को उसने पूरा किया, चाहे जैसे भी। अब जब ये सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं तो जिया फिर से मिस्टर ली के रेस्टोरेंट लौटता है, काम पर वापस। मगर इस बार कुछ अलग होता है। वहाँ उसके तीनों दोस्त पहले से मौजूद होते हैं और उसके हाथ में वो बैग थमा देते हैं जिसमें उसके सारे पैसे थे। बायू मुस्कुराकर बताता है कि उसे वही बैग पानी में तैरता हुआ उसी दिन मिल गया था, लेकिन जिया के पुराने बर्ताव को देखते हुए उसने वह पैसे उसे लौटाए नहीं। यहाँ तक कि तीनों ने मिलकर तय भी कर लिया था कि इन पैसों को आपस में बांट लेंगे। मगर जब उन्होंने जिया के अंदर का बदलाव देखा, उसकी कोशिशें देखी, तो उनका दिल भी बदल गया और फिर जिया उन्हीं पैसों से मिस्टर ली का रेस्टोरेंट खरीद लेता है। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि मालिक बन चुका है अपने संघर्ष और सच्चाई से कमाया हुआ मालिकाना हक। और इसी के साथ इस खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी का अंत होता है।